जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 की परीक्षा के लिए लाइव टेस्ट लिया गया है। इस लाइव टेस्ट में पिछले 10 वर्षों के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, तो आप अपनी तैयारी परख सकते हैं इस लाइव टेस्ट को देकर। तो देखिए, सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। यहां से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? भुगतान संतुलन किसी देश तथा शेष दुनिया के बीच लेन देन का ब्यौरा होता है, यानी किसी समयावधि विशेष में अमुक्त देश ने बाकी दुनिया के साथ कितना लेन देन किया, इसका सार ही भुगतान संतुलन कहलाता है। यह अवधि आमतौर पर 1 साल की होती है। इसमें सौदों को 2 भेद पूंजी खाता तथा चालू खाता में रखा जाता है। प्रमुख अर्थशास्त्री पीटी एल्बर्ट के अनुसार भुगतान संतुलन किसी देश विदेश के नागरिकों तथा शेष विश्व के बीच हुए सारे लेन देन का विवरण है। आधिकारिक आरक्षित खाता भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं बनी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहली प्रथा है, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। यह प्रथा 1950 से 1967 तक अपनाई गई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्प्रेक्षणादेश या उत्प्रेक्षण से क्या अभिप्राय है? प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर भारत का एक महानतम मुगल बादशाह था जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गईं जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। भारत के इतिहास में आज अकबर का नाम काफी प्रसिद्ध है। उसने अपने शासन काल में सभी धर्मों का सम्मान दिया, सभी जाति वर्गों के लोगों को एक समान माना और उसने अपने मित्रता के संबंध में स्थापित की। अकबर ने अपने शासन काल में सारे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, जिससे काफी हद तक सफल भी रहा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? आजाद हिंद फौज एक भारतीय अंतकालीन सरकार अस्थायी सरकार थी जिसे सिंगापुर में सन 1943 में स्थापित किया गया था। यह अच्छ शक्तियों की सहायता से भारत को स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका सिंगापुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय सेना ने किस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया? भारतीय सेना ने उरी में हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत का बदला पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकी शिविरों को ध्वस्त करते हुए लिया। भारतीय सेना द्वारा यह सर्जिकल स्ट्राइक 28 सितंबर 2016 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। जीएसटी का अभिप्राय क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का प्रसिद्ध 40वें मॉन्ट्रियल विश्व फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया है? शंखचिल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शंखचिल एक बंगाली फिल्म है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म है जिसे प्रसिद्ध 40वें मॉन्ट्रियल विश्व फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है?
गरबा गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेशों में प्रचलित एक लोक नृत्य जिसका मूल उद्गम जो हुआ है गुजरात में हुआ है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका गरबा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है तथा इसकी ऊंचाई 3250 मीटर है। लेह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा यूएसए कनाडा के बीच है तथा ये 8,893 किलोमीटर लंबी है। भारत एवं बांग्लादेश की सीमा 4,096 किलोमीटर विश्व में 5वें स्थान पर है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बगदाद की राजधानी है? इराक की राजधानी बगदाद, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, चीन की राजधानी बीजिंग तथा रूस की राजधानी मॉस्को है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका इराक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने वर्ष 1678 में अपनी मां के सम्मान में करवाया गया था। इसे दूसरा ताजमहल या ताजमहल का नकल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद हुमायूं को 15 वर्ष 1540 से 1555 तक अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। इस काल में शेरशाह सूरी ने भारत में शासन किया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दीपा मलिक एक विकलांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 में पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। यह पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 36 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बंगाल की शासकीय भाषा क्या है? त्रिपुरा की शासकीय भाषा बंगाली है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। इसकी राजधानी अगरतला है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बारूद का आविष्कार किसने किया था? एडोल्फ हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था जिसने नाजी पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1945 में एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा जी, इसका डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका रोजर बेकन ने, बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। डी गलत होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या की कब की थी? एडोल्फ हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था जिसने नाजी पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1945 में एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? हुमायूं 1530 से 40 तथा 1555 से 56 मुगल वंश का द्वितीय शासक था। इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम तथा पुत्र अकबर था। इसका मकबरा दिल्ली में इसकी पत्नी ने बनवाया था। इसकी बहन गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा की रचना की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जॉन लॉक ब्रिटेन एक दार्शनिक थे तथा इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। इनके अनुसार स्वतंत्रता समानता एक संपत्ति तो प्राकृतिक अधिकार है किंतु मताधिकार नहीं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा में कारक है। तो इसमें हो जाएगा करण कारक। रीजन क्या है, क्यों है करण कारक? निरूपित है
जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है करण कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह से है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में भविष्य तक काल निरूपित हो रहा है, यहां समानता भविष्यत काल है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के चार चार अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। अभिज्ञ, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिज्ञ का पर्यायवाची क्या होगा? जानकार। अभिज्ञ के अर्थ का अर्थ होता है ज्ञाता, कुशल, निपुण। भिक्षु का पर्यायवाची विचु, भिखारी, अभिनेता, अदाकार और नाविक, अनभिज्ञ। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है। उन्मुख, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्थानों में अनुशासन की समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। जनसंख्या की समस्या पूरे राष्ट्र की है। आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व तथा कालाधन अपने आप में पूंजीपतियों से संबंधित एक विशेष समस्या है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। आंख का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाने का अर्थ होता है निर्लज हो जाना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट एक कार्बनिक यौगिक है। मिथाइल आइसोसाइनेट यौगिक फॉर्जिन एक मिथाइल अमीन विलयन के संयोग से बनता है। इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। हवा में इसकी ज्यादा मात्रा होने पर यह मनुष्यों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, जैसे आंखों में जलन होना। यहां तक कि गैस मनुष्य के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। यह गैस फेफड़ों से पूरी ऑक्सीजन निकाल देती है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अत्यधिक एक्सपोजर होना। जिन लोगों की त्वचा अधिक डार्क होती है उन्हें तुलनात्मक रूप से त्वचा कैंसर का खतरा कम है। पर त्वचा कैंसर कई तरह का होता है और उनका कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। डॉक्टरों के अनुसार त्वचा कैंसर एक प्रमुख कारण अल्ट्रावायलेट किरणों की त्वचा सेल का डीएनए पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिन लोगों को बचपन में सनबर्न होता है उन्हें यह कैंसर होने की आशंका अधिक रहती है। जो लोग बाहर अधिक देर तक काम करते हैं उन्हें भी यह रोग होने का खतरा रहता है। इसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं। सूर्य से आने वाले किरणों से मुख्यतः त्वचा का कर्क रोग होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? व्हेल समुद्रों में रहने वाली एक स्तनधारी मछली है जिसे जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के नजरिए से सीटसिया के गुण से शामिल किया जाता है। व्हेल अक्सर भीमकाय आकार के होते हैं और सभी स्तनधारियों की तरह वे सांस केवल वायु में ले सकते हैं, यानी पानी में रहकर नहीं ले सकते। व्हेलों के सिरों पर एक सींग एक होता है आपका सिर पर एक सांस लेने का छेद होता है। सींग नहीं होता है, सिर पर सांस लेने का छेद होता है और वह समय समय पर पानी की सतह पर आकर इसमें सांस खींचती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है, यह आपको ध्यान में रखना है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध के पीएच मान की प्रकृति क्या है? दूध के पीएच मान की प्रकृति थोड़ी अम्लीय होती है, तो थोड़ी अम्लीय। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्सन का उदाहरण नहीं है? दही एक पायस या इमल्सन का उदाहरण नहीं है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं?
तंत्र कोशिका या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु और पेरिफेरल गैलिया होते हैं। कई तरह के विशिष्ट तंत्रिका कोशिका होते हैं, जिसमें सेंसरी तंत्रिका कोशिका, अंततंत्रिका कोशिका और गतिजनक तंत्रिका कोशिका होते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका मेलेनिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? कर्क रोग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर को ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करने का साधन है, अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे इसमें जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगते हैं, अर्थात यह विद्युत जनरेटर का उल्टा काम करती है, जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। कुछ मोटरें अलग अलग परिस्थितियों में मोटर या जनरेटर दोनों की तरह भी काम करती हैं। विद्युत मोटर औद्योगिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह एक बड़ी, सरल तथा बड़ी उपयोगी मशीन है। उद्योगों में शायद ही कोई ऐसा प्रयोजन हो जिसके लिए उपयुक्त मोटर विद्युत मोटर का चयन ना किया जा सके। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, यहाँ से देखिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेटेड कोड भारित कोड नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक्सेस 3 कोड बाइनरी कोड एक पूरक दशमलव कोड और अंक प्रणाली है। यह 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के बीच में इस्तेमाल किया गया था। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में एससीओ टिप मेमोरी क्या कहते हैं? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईटी में का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। आईटी में डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही एवं संगतपूर्ण है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। WIMAX का क्या अभिप्राय है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, से सभी ऑपरेटिंग तंत्र हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम ये क्या कहलाता है? यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम फाइल नेम कहलाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है टोकन पासिंग कहलाता है। यह एक लोकल एरिया नेटवर्क में संदेश पास करने की विधि है। यह नोड्स के बीच संचालित किया जाता है। इसका अच्छा उदाहरण टोकन रिंग है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? 1 टेराबाइट का मान 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 जीबी का मान 1024 एमबी के बराबर होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड है। कंप्यूटरिंग में यदि एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करना हो तो इसके लिए एपेट कमांड दी जाती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका कंट्रोल यूनिट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।